47 हमें ये बताता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। हमने कहा सर काफी मिलता जुलता और कॉन्ट्रास्ट है। 247 बताता था कि क्या क्या ट्रांसफर है, और सेक्शन 47 हमें ये बताता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है जी 247 और 47 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 247 चाहे इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट 47 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रेफरेंस पीजीबीपी में भी आ रही थी बहुत जगह पे। 47 पॉइंट नंबर 13, 14, 15 इस तरह के पॉइंट्स आ रहे थे। ठीक है, सो 47 की रेफरेंस बहुत जगह आती है। 47 आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कैपिटल गेन्स में है, और कैपिटल गेन्स के अंदर वो ट्रांजैक्शन जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता। जो ट्रांसफर हैं लेकिन उनको इनकम टैक्स कहते हैं कि ये हमारी नजरों में ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और द पार्शियल पार्टीशन ऑफ द एचईएफ। एनीबडी हु नोज हु इज द टोटल एंड द पार्शियल पार्टीशन, रेज योर हैंड अगर किसी को पता है कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। नो वन? और ये क्या है, टोटल है कि पार्शियल है? ओके, और कुछ? टोटल क्या है? आगे जाके ना एक कॉन्सेप्ट आएगा जी, असेसमेंट ऑफ एचईएफ। ठीक है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वहां पे रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, और सीए के जो क्वेश्चन है उसमें आपने एक पूछा था जी, एक दया भागा और मिठाक्षरा लॉ ऑफ एचईएफ क्या होते हैं, ये भी वहीं पे कवर अप होगा। आपके टेस्ट में डल गया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, बट दैट इज नॉट येट कवर्ड, विल बी कवर्ड इन द असेसमेंट ऑफ एचईएफ। ये कॉन्सेप्ट भी वहां पे करवाया जाएगा। ठीक है, बट मैं अभी आपको टोटल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन बता रहा हूं। पहले सुन लीजिए टोटल पार्टीशन क्या है, क्योंकि जो टोटल नहीं है ना वो पार्शियल है। ठीक है, टोटल पार्टीशन वो है कि जिसके अंदर एचईएफ के सभी एसेट्स सभी मेंबर्स में बांट दिए जाते हैं, और जिसके बाद एचईएफ के एसेट्स 0 हो जाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एचईएफ के सभी एसेट्स सभी मेंबर्स में बांट दिए गए, तो इसको हम बोलते हैं टोटल पार्टीशन। ठीक है, अब इसके अलावा कभी भी किसी और तरह से अगर एसेट्स बिके तो बटे, तो उसे पार्शियल पार्टीशन कहा जाएगा। मैं अब आपको पार्शियल पार्टीशन की एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं। लेट अस से एक एचईएफ के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हैं और 5 ही हमारे पास मेंबर्स भी हैं। क्लियर है? ठीक है, एक कहते हैं कि जी मेरी फैमिली में कुछ खास बनती नहीं है, ना मेरी बॉन्डिंग है, अब मेरा हिसाब किताब कर दो। ठीक है, आई वांट टू गो, और मेरे को मेरा शेयर दो एंड आई लिव अपार्ट। हमने क्या किया, 5 में से एक प्रॉपर्टी उसको दी और वो लेकर चला गया। ठीक है, दैट इज अ पार्शियल पार्टीशन, क्योंकि मैंने आपको टोटल पार्टीशन की क्या डेफिनेशन बताई, जिसमें सभी एसेट्स सभी मेंबर्स को बांट दिए जाते हैं, उसी को टोटल पार्टीशन कहा जाता है। यहां पे क्या सभी एसेट्स बिक रहे हैं? जी नहीं, एक एसेट बिक रहा है। क्या सभी को मिल रहा है? जी नहीं, सिर्फ एक ही मेंबर को मिल रहा है। ठीक है, एक और केस, अब केस नंबर 2 के अंदर आ रही है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमारी डिस्प्यूटेड थी। 5 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, एक प्रॉपर्टी हमारी डिस्प्यूटेड थी, और इसका केस आज हम जीत गए। ठीक है, और हमें लगता है कि जो ओपोनेंट है जी वो शायद अपील्स में जाएगा और फ्यूचर में भी हमें हरास करेगा। हमने कहा कि जी आज जीते, आज क्लियर टाइटल है, इसको बेच ही दो जल्दी से। हमने उसे बेचा, 5 करोड़ रुपए मिले और सबको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया। ठीक है, ये भी पार्शियल पार्टीशन है। इसमें मिल तो सबको रहा है, लेकिन क्या सभी एसेट्स बिक गए? जी नहीं, सिर्फ एक ही एसेट बिका है। ठीक है, अगर सभी एसेट्स को बांट देता हूं और सभी के अंदर सभी एसेट्स बेच देता हूं, या सभी एसेट्स सभी मेंबर्स को दे दिए जाते हैं, दैट इज द टोटल पार्टीशन। टोटल पार्टीशन के बाद एचईएफ खत्म हो जाती है।
पार्शियल पार्टीशन के बाद HUF कंटिन्यू रहती है, ठीक है। सो क्लियर हुआ आपको, सभी केसेस क्लियर हुए, ठीक है। सो फिर से बता रहा हूं जी, एक एसेट एक मेंबर ले गया, ये पार्शियल पार्टीशन है। एक एसेट बिका, मेंबर कोई नहीं गया, पांचों में बांट दिया जी आपने इक्वली, सो दैट इज ऑल्सो पार्शियल पार्टीशन। बट अगर सभी एसेट सभी मेंबर्स में बांट दिए जाते हैं तो उसको हम टोटल पार्टीशन कहते हैं। बट सेक्शन 47 कहता है कि सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टोटल पार्टीशन है या फिर पार्शियल पार्टीशन है, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। वो कहता है कि जी अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है जो आज से पहले किसके नाम से था, HUF के नाम से था, और वो अब आपने किसको बांट दिया, अपने मेंबर्स में बांट दिया, इन दैट केस वो टोटल पार्टीशन में बांटा या पार्शियल पार्टीशन में बांटा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज ये ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर नहीं है तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं होगी तो कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। सर जैसे पार्शियल में लाइक डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी सेल कर दी 5 करोड़ जो बांटे उन्होंने वो तो पार्शियल में, अगर वो टोटल में भी हो सकता है, अगर सारी प्रॉपर्टी सेल की है उसमें। नहीं, सेल नहीं करेंगे जी, सेल करेंगे फिर तो वो है ही ट्रांसफर, ठीक है। मैंने क्या किया, हमारे पास 5 बंगलो थे, 5 मेंबर से सबको एक एक बंगलो दे दिया, ठीक है। इन दैट केस आज जब HUF ने अपने ही मेंबर्स को दिया है तो हमने कहा ये ट्रांसफर नहीं है, इसके ऊपर अभी टैक्स नहीं लेगा, ये कभी कल बाहर वाले को बेचेंगे तब टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो 10 साल से HUF के पास था, आज HUF का बंटवारा हुआ जी, पांचों भाई अलग अलग हुए और सारे एक एक बंगलो लेकर अपने बंगलो में रह रहे हैं, तो अभी इस साल टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, HUF का बंटवारा हुआ है और उसने अपने मेंबर्स को ही अपने एसेट्स दे दिए। जब ये एसेट किसी बाहर वाले को बेच दोगे तब टैक्स है। इवन इन माई एग्जाम्पल ऑल्सो मैंने भी क्या बोला कि एक बंगलो हमने बेच दिया, जैसे ही बेचा तब टैक्स है। बट अगर लेटेस्ट से उस बंगलो को बेच के बंगलो ही खरीद लिया और वो बंगलो पांचों के नाम कर दिया, इन दैट केस फिर टैक्स नहीं है, ठीक है। जो दूसरा बंगलो है, पहले बंगलो जिसको बाहर वाले को बेचो फिर तो टैक्स है ही है। फिर से बोल रहा हूं, अगर HUF से, देखिए घर की बात घर में ही है ना, लेटेस्ट से मेरे फादर के नाम पे 4 प्लॉट थे, उन्होंने खुश होकर 2 प्लॉट मेरे नाम कर दिए, तो मैंने कहा यार प्लॉट किसी को बेचा ही नहीं, ना किसी ने खरीदा, घर में ही था पहले भी और अभी भी घर में ही किसी के पास है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो इनकम टैक्स वाले भी कहते हैं कि जी ये जो है ये ट्रांसफर नहीं है, इट इज अ गिफ्ट, ये ट्रांसफर नहीं है। अब HUF भी क्या है, HUF एक बंडल ऑफ रिलेटिव्स है, तो बंडल ऑफ रिलेटिव्स ने अपने किसी एक रिलेटिव को अगर कुछ दिया तो घर की बात तो घर में ही है ना, सो इन दैट केस इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसे ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर निकाला गया बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47 क्लॉज 1। आर वी गुड, क्लियर हुआ आपको? तो वो कहता है कि जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स जो HUF के थे वो बट गए जी उसके मेंबर्स के बीच में। अब टोटल पार्टीशन हुई या पार्शियल पार्टीशन हुई, इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टीशन हुई और पार्टीशन पे अगर कैपिटल एसेट जो आज से पहले HUF के नाम पे था और अब वो मेंबर के नाम पे हो गया तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांसफर, हेंस नॉट टैक्सेबल। आर वी गुड? चलिए जी पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आते हैं। कहता है कि जी एनी ट्रांसफर क्लॉज 3 पे आते हैं, एनी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट अंडर द गिफ्ट, विल और द इररिवोकेबल ट्रस्ट। ठीक है, ये गिफ्ट वाली एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि मेरे फादर ने मुझे कुछ गिफ्ट किया। सो जिस साल मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया उस साल कोई कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लॉट कहीं नहीं गया जी, पहले मेरे फादर के नाम पे था और अब मेरे नाम पर है। लेकिन कल जब मैं इसको बेचूंगा तब कैपिटल गेन जरूर लगेगा, ठीक है। तो लेट से 2 साल बाद 10 साल बाद मेरे को लगा कि बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है और मुझे ये प्लॉट बेच देना चाहिए, तो और मैंने वो अगर बेच दिया, संदाट के विल भी आप समझते हैं, ठीक है जी। और इररिवोकेबल ट्रस्ट होता है जिसके अंदर आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी है तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। एक होता है कि जी रिवोकेबल ट्रस्ट, जिसमें मैंने क्या कहा कि ये प्रॉपर्टी मैं ट्रस्ट के नाम पे करता हूं बट अप टू माई स्वीट विल, मतलब मैं जब चाहूं तब वापस भी ले सकता हूं, ठीक है। देन इट इज अ रिवोकेबल प्रॉपर्टी और द रिवोकेबल ट्रस्ट जिसके अंदर मैंने आपको दी तो है बट इट इज रिवोकेबल, मैं चाहूं तो इसको वापस भी ले सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड है जी, इररिवोकेबल होना चाहिए, सिर्फ इररिवोकेबल होगा तभी हम उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्लियर? हाउएवर
दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफर अंडर द गिफ्ट और द इररिवोकेबल ट्रस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या है? शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या वारंट्स हैं, जो कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को अगर दिए हैं, एम्प्लॉयज को दिए हैं अंडर द ESOPs या ESOS। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? एक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है जी, जिसको आप शॉर्ट में ESOP कहते हैं या ESOS कहते हैं। In accordance with the guidelines issued by the central government in this behalf, in this case जो fair market value है उसी को full value of consideration मान लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात उसने की। वो कहता है कि सर एक कंपनी ने, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 100 शेयर गिफ्ट कर दिए तो कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आपने खुद बोला कि जी गिफ्ट को तो हम टैक्सेबल मानते ही नहीं, इसको तो ट्रांसफर मानते ही नहीं। तो हमने कहा नहीं, दिस इज द एक्सेप्शन, दिस विल नॉट एप्लीकेबल टू अ गिफ्ट or the irrevocable trust of the capital asset being the share, debenture या warrants जो कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को दिए हैं ESOP के द्वारा या ESOS कह के, तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा, उसे ट्रांसफर माना जाएगा। उसको आप गिफ्ट कह के बचने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उसे गिफ्ट के स्कोप से बाहर निकाला गया है। नहीं 50,000 का कोई फंडा नहीं है। चले 50,000 का जो फंड है ना वो IOS में आता है, जबकि एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो मिलता है वो तो सैलरी हेड में जाएगा और वहां पे जो गिफ्ट है वो 5,000 तक का अलाउड है। ठीक, आइए जी, एनी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स सब्सिडरी, एक होली ओन्ड कंपनी ने, एक होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को दिया है, बशर्ते 100% होली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं सर ये मेरी सब्सिडरी और मेरे पास इसके सिर्फ 70% शेयर है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को जो दिया है वो 47 के अंदर ट्रांसफर माना जाएगा। नहीं माना जाएगा ये कब होगा? अगर आप उसके होली ओन सब्सिडरी है। अगर होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर हैं, सिर्फ तभी इस ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे कि सर ऑनरशिप नहीं चेंज हुई। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि रिसीविंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी, जिसको एसेट्स मिल रहे हैं वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी भी हो तो चलेगा। पेपर में ना ट्रिक प्ले करेंगे, अभी तो आपको ये थोड़ा आसान सा लग रहा है कि कौन सी कंपनी इंडियन है और कौन सी फॉरेन हो तो चलता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक लाइन में मैंने इसको आपको नटशेल किया है, ठीक है, जो हर जगह आपको हेल्प करेगा। रिसीविंग कंपनी, जिसको भी एसेट्स रिसीव हो रहे हैं वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो आप इसकी एग्जाम्पशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 दोबारा से एक्सप्लेन कर, सुन लीजिए। होल्डिंग कंपनी के पास एक फैक्ट्री थी और उसने वो फैक्ट्री अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, फ्री में की या पैसे लेकर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसने फैक्ट्री ट्रांसफर करी। ये फैक्ट्री क्या है? कैपिटल एसेट है। अगर इसने स्टॉक एंड ट्रेड ट्रांसफर किया था वो तो कैपिटल एसेट था ही नहीं, वहां पे तो कैपिटल गेन्स लगाना ही नहीं था, क्योंकि उसमें कंडीशन नंबर 1 ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। ठीक है, अगर वो ट्रांजैक्शन में स्टॉक एंड ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है फिर तो बात ही खत्म हो गई जी, फिर कैपिटल गेन्स का चैप्टर शुरू ही नहीं होगा। बट हमने कहा कि सर क्या ट्रांसफर हो रहा है? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को क्या दी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? कैपिटल एसेट है। ये बात क्लियर हुई आपको? अब हमने कहा कि सर इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, बस आप एक बात बोल दो कि सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी है और आपके पास इसके 100% शेयर्स है। आपके पास इसके 100% शेयर है। ये जो सब्सिडरी है वो होली ओन सब्सिडरी है। अगर आपने कहा कि सर मेरी ये सब्सिडरी है, क्योंकि सब्सिडरी कब आ जाती है? मोर देन हाफ। ठीक है जी, मोर देन हाफ अगर आपके पास उसके वोटिंग राइट्स अगर आ जाते हैं, तो आपने कहा कि सर मेरे पास इसके 70% शेयर हैं, तो हमने कहा सर 47 नहीं बचा पाएगा, टैक्स लगेगा। अब इसके टैक्स लगेगा इसी साल के अंदर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मेरे पास इसके 100% शेयर हैं, फिर हमने कहा कि सर 47 ने बचा लिया आपको, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, हेंस नो कैपिटल गेन्स। इस साल कोई टैक्स नहीं लेगा। कल ये सब्सिडरी कंपनी किसी को फर्दर कुछ बेच दे, इन दैट केस वो अलग बात है, लेकिन आज इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये केस क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, पॉइंट नंबर 5 इज द वाइस वर्सा।
सब्सिडरी ने कहा कि सर हम भी होल्डिंग को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हमने कहा दे दो, आप होली ओन्ड हो ना, वो कहता हाँ होली ओन्ड है। और हमने कहा सर होल्डिंग कंपनी शुड बी द इंडियन कंपनी, क्योंकि अब यहां पे रिसीव किसको हो रहा है, होल्डिंग कंपनी को, होल्डिंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी, सब्सिडरी फॉरेन की भी हो तो चलेगा। कंडीशन समझ में आती है, दो कंडीशन हैं जी, नंबर 1 सेम होली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 रिसीविंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी, मतलब दैट इज होल्डिंग कंपनी हैज टू बी द इंडियन। आप पेपर में लिख मत देना रिसीविंग कंपनी शुड बी द इंडियन कंपनी, पेपर में, ठीक है। सीए वाले बच्चों को यही लिखना है कि जो भी रिसीविंग कंपनी है, जैसे रिजल्टिंग कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी, जो भी कंपनी रिसीव करिए दैट इज टू बी द इंडियन कंपनी, ओनली देन दिस ट्रांजैक्शन विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द कैपिटल गेन्स।